बिना संघर्ष नहीं उत्कर्ष। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इन्हीं पंक्तियों के साथ टेस्ट 11 एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए। मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतीक क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं? किसको? मानचित्र ग्लोब पे जो प्रतीक क्षेत्र रेखाएं होती है उनको क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल, अक्षांश, देशांतर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल। देखो, अक्षांश क्या होता है? जो आड़ी रेखाएं होती है वो अक्षांश होती है, जो लंबवत रेखाएं होती है वो देशांतर है। ठीक है, लेकिन इनका ग्रिड होता है, जो जाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं या प्रतीक क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? अश्व, अक्षांश, प्रमुख याम्योत्तर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी स्थान का मानक समय डिसाइड करना है तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी प्रमुख यामोत्तर की, यानी वहां के स्पेसिफिक यामोत्तर की हमें आवश्यकता होगी। क्या होते हैं यामोत्तर? तो यामोत्तर है ना, वो जिनकी लंबाई देशांतर कह सकते हैं एक प्रकार से, और इनकी लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें मुख्य अक्षांशों में व्यक्त करना कठिन होता है। सभी देशों में निश्चित किया है कि ग्रीनविच, जो कि कहां पे पड़ता है, ग्रीनविच रेखा कहां से गुजरती है? ब्रिटेन से होकर गुजरती है, और ब्रिटेन में जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है उससे निकलने वाली जो यामोत्तर है उसको क्या माना गया? उसे प्रधान यामोत्तर माना गया। और इसके पूर्व में जाते हैं या पश्चिम में जाते हैं वहां पे 0, और उसके बाद में वो गिनती शुरू हो जाती है। तो इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से पूरी साइड में आएंगे यानी भारत की तरफ आएंगे तो पूरी देशांतर, और पश्चिम यानी अमेरिका की तरफ जाएंगे वहां से तो पश्चिमी देशांतर होगा। पूर्व की ओर 0 डिग्री से जो समय होता है उससे अधिक समय यहां रहता है, वहीं पश्चिम की ओर जाते हैं तो उधर की तरफ जो समय है वो कम होता जाता है। तो हमारे सामने जो मैप है उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये लंबी डार्क लाइन दिख रही है ये कौन सी है? ग्रीनविच रेखा कह सकते हैं या फिर प्रधान यामोत्तर कह सकते हैं। यहाँ पे मान लो टाइम जोन, ये मान लो 0 डिग्री देशांतर मानी गई है, और इसकी तरफ पूर्व में देशांतर पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर होते हैं पश्चिमी देशांतर, और समय का अंतर होता है। और भारत में प्रधान यामोत्तर से जो समय का फर्क है वो कितना है? तो 5.5 घंटे का फर्क है। कितने का है? 5.5 घंटे का फर्क है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामान्य वायुदाब कहां पर पाया जाता है? हम बात कर रहे हैं कि सामान्य वायुदाब कहां रहता है, यानी बहुत ज्यादा झोलझाल नहीं होता, वहां सेम सा वायुदाब रहता है। पर्वतों पर, रेगिस्तान में, सागर तल पर या धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सागर तल पर सामान्य वायुदाब होता है। देखो, वायुदाब की एक विशेषता और है, वायुदाब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है वैसे वैसे क्या होता है? वायुदाब तीव्रता से घटता है, और खासकर प्रत्येक 10 मिनट पे 1 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। यानी हम 10 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 मिलीबार वायुदाब है वो कम होता जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप अगले 10 मीटर पर जाओगे तो वहां पे फिर से 1 मिलीबार कम हो जाएगा, इस प्रकार की नहीं है। ये अलग अलग हाइट पे अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक समुद्र तल के औसत तल पे औसत जो वायुदाब होता है वो कितना होता है? 1013.25 होता है ना। और वहां पे तापमान कितना होता है? औसतन देखिए तो 15.5 डिग्री के आसपास तापमान होता है। अगर हम 1 किलोमीटर ऊंचा जाते हैं तो फिर जो वायुदाब होगा वो कितना होगा? 898 होगा, और तापमान वहां पे लगभग 8.7 डिग्री मिलेगा। उसके बाद हम अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं ऊपर की तरफ तो वायुदाब घट के देखो 540 रह गया, है ना, और तापमान -17 डिग्री चला गया। उसके बाद में अगर हम 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो जो वायुदाब होता है वो 265 मिलीबार रह जाता है, और तापमान है वो -50 डिग्री के पास पहुंच जाता है। कब? अगर हम धरातल से या समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य तप की पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यानी सूर्य तप की विवरण के बारे में हमें देखना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य ताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों को प्राप्त होता है, और दूसरा कथन है एक ही अक्षांश पर स्थित महासागरीय भाग में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कह रहा है जो पहला कथन है वो सत्य है। क्या कह रहा है? कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना वहां पे क्या होता है? वहां पे सूर्य ताप, क्योंकि मरुस्थल अधिकतर उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अपना थार का मरुस्थल ही ले लीजिए। थार का मरुस्थल कहाँ पे?
मतलब राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 30 से 30 डिग्री 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 अक्षांशों के मध्य है। तो उसी क्षेत्र में थार के मरुस्थल का विस्तार भी है। और बाकी आप मरुस्थल देखोगे तो उसी क्षेत्र में या फिर दक्षिण में देखोगे आटाकामा मरुस्थल जैसे चिली वाला हो गया, या फिर कालाहारी मरुस्थल देख लो, वो ज़्यादातर उपोष्ण कटिबंधों में और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में है ना। 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उनका विस्तार है। तो मरुस्थलों में अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि एक तो वहां पे वृक्ष नहीं रहते, वहां पे बादल कम होते, तो उससे क्या होगा, सूर्य तप की प्राप्ति धरातल को ज्यादा होगी। तो पहला कथन तो निश्चित रूप से सत्य है। और कह रहा है कि एक ही अक्षांश पर स्थित महासागरीय भाग में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। एक ही अक्षांश में महासागरीय भाग में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। अगर एक टेक्निकली अगर इसे देखें तो बात सही भी है, क्योंकि महासागरीय भाग में क्या होता है, महासागरीय भाग में पेड़ पौधे नहीं होते, जबकि महाद्वीपीय भाग में पेड़ पौधे होते हैं। तो उस प्रकार से ये कह सकते हैं कि वहां पे ये कथन सत्य साबित होगा, तो दूसरा कथन भी सत्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे हम। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। बाकी डिटेल में देखते हैं। तो तल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेके दूरों पे 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक भिन्नता पाई जाती है। यानी जो उष्ण कटिबंध है वहां पे 1 वर्ग किलोमीटर में अगर प्रॉपर धरातल पे रोशनी पहुंच रही है तो 1 वर्ग किलोमीटर पे 320 वाट की सूर्य तप की प्राप्ति होगी। वहीं पे अगर ध्रुवों की बात करें तो वहां पे सूर्य है वो तिरछा चमकता है, तो इस कारण वहां पे 1 वर्ग किलोमीटर में 70 वाट ही सूर्य तप की प्राप्ति होगी। ठीक है। और मरुस्थलीयों में क्यों, देखो वही कारण बताया कि वहां पे मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है, इसलिए वहां पे सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सी वो सागर है जिसके चारों तरफ तो समुद्री धाराएं प्रवाहित हो रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर सागर में धाराएं प्रवाहित नहीं हो रही है। चीन सागर, जापान सागर, मरमरा सागर या फिर सार्गेसो सागर। तो इसका उत्तर होगा जो सार्गेसो सागर है उसके चारों तरफ समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है, लेकिन वो सागर स्थिर है, तो इस कारण वो छिछला हो जाता है और वहां पे विभिन्न प्रकार के शैवाल वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो ये कहां पे है इस प्रकार की स्थिति, जो तो अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो वाला एरिया, अटलांटिक महासागर में। सबसे पहले तो देखो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो अपना अटलांटिक महासागर है, जो हमारा एस आकार का महासागर है, इसमें अफ्रीका के हम पश्चिमी क्षेत्र में देखें और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में देखें तो वो वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ के चारों तरफ तो धाराएं प्रवाहित होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्षेत्र में पानी बहाव नहीं करता, स्थिर है। इस कारण क्या, यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति मतलब समुद्री वनस्पति डेवलप हो जाती है, शैवाल वगैरह आ जाते हैं। तो एक तो जो जहाज वगैरह इधर से गुजरते हैं उनको गुजरने में परेशानी होती है क्योंकि उनको किसी प्रकार का फोर्स नहीं मिलता, दूसरी वनस्पति वगैरह उनको रोकने का प्रयास करती है। तो हालांकि निकल जाते हैं लेकिन निकलने में परेशानी होती है। तो किस सागर की बात हो रही है, तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है, ये सार्गेसो सागर की ही बात हो रही है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी जल संयोजी माने जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, अलग करती है। तो बास्पोरस, जिब्राल्टर, डोवर या बेरिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जिब्राल्टर। आपके तो ये जिब्राल्टर बांध चुन के गेल पड़ गई है, मतलब हर पेपर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जिब्राल्टर आ ही जाता है। तो मतलब हो सकता है कि इस बार इतने तरीके से अगर प्रश्न आ रहा है हमारे सामने तो एग्जाम में भी फिर आ ही सकता है, लेकिन गलती करके आगे तो देख लेना फिर। तो ये देखो, ये कौन सा देश दिख रहा है आपको, ये स्पेन दिख रहा है, और स्पेन कौन से महाद्वीप का भाग है, तो ये यूरोप का भाग है। ठीक है, ये यूरोप है। इसके बाद में यहाँ पे कौन सा देश है, तो ये मोरक्को देश है। कौन सा देश है, मोरक्को। और मोरक्को और स्पेन के बीच में ये वाला कौन सा सागर है, तो ये भूमध्य सागर है या मेडिटेरियन सी है। और इधर कौन सा सागर है, ये अटलांटिक सागर है। तो यहां से देखो ये आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, यानी जो स्पेन है और मोरक्को है इनके बीच में जो पानी है, जहां से मेडिटेरियन सी में कोई बंदा है जहाज लेके जा रहा है और वो मतलब अटलांटिक ओशन में प्रवेश करना चाहता है, तो इधर मोरक्को के इस जो किनारा इधर से निकल के जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो ये जलसंधि, इस जलसंधि को कौन सा नाम है, तो ये कहते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी, जिब्राल्टर जलसंधि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं स्पेन को मोरक्को से कौन सी जलसंधि अलग करती है, जिब्राल्टर।
यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जलसंधि अलग करती है? जिब्राल्टर। मेडिटेरियन सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो वो भी जिब्राल्टर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर सागर या विक्टोरिया न्यांजा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो कैस्पियन सागर वाला प्रश्न भी आपके बांध चूंद के गेल पड़ा हुआ है, मान के चलो कितनी बार आ गया है, तो ये प्रश्न एग्जाम में फिर आने की भी संभावना है। तो देखो हमारे सामने कैस्पियन सागर आ गया है, बिल्कुल आ गया है। अब देखो सबसे पहले तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर हो गया। अब दूसरी बात, कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है? तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से? तुर्कमेनिस्तान से, फिर कजाकिस्तान में जाएंगे, उसके बाद में रशिया से कनेक्ट करेंगे, फिर अजरबैजान से कनेक्ट करेंगे, फिर ईरान से कनेक्ट करेंगे। तो कहां से शुरू करेंगे? तुर्क से, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान, ये 5 देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। और अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे है? ये है बाकू। और बाकू कहाँ है? तो बाकू तो भाई साहब ये मान के चलो एक द्वीप जैसा है और एक कैस्पियन सागर के बीच में खड़ा हुआ है। ये हमने अलग जानकारी ले ली। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि जो अरल सागर आपको कहीं दिख रहा है मैप में? बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला जो सागर है ये अरल सागर है। अब आपको दिख रहा है एक पार्ट तो इसका कजाकिस्तान में। तो ये बताओ अरल सागर का विस्तार कौन कौन से देशों में? मैप में आपको कजाकिस्तान तो मिल गया, अब दूसरा वाला देश बताओ गेस करके। तो मैंने आपको बताया था जो अरल सागर है उसका विस्तार उज कज के बीच में। किसके बीच में? उज कज के बीच में। तो कज तो कजाकिस्तान हो गया, उज का मतलब क्या होगा? उज्बेकिस्तान होगा। तो अरल सागर का विस्तार कौन कौन से देशों के बीच में है? तो उज्बेकिस्तान। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे कौन सा पत्तन है? जो पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा कह सकते हैं, तो इसका जो उत्तरी पत्तन है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? पनामा, कोलोन, गाटून या मिराफ्लोरेस? तो देखो पनामा नहर है कहां पे, सबसे पहले ये बताओ। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका का भाग है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में, ठीक है, आपको इसके दक्षिणी भाग के अंदर कोई सामान पहुंचाना है, तो आपको अगर वहां पे जाना होगा, जैसे कैलिफोर्निया जाना होगा, तो आप क्या करोगे? आप या तो पनामा नहर के थ्रू जाओ, अगर वहां से नहीं जाओगे तो आपको दक्षिण अमेरिका पूरा क्रॉस करके आपको फिर वहां पे फिर कैलिफोर्निया पहुंचना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले पनामा नहर कोई नेचुरल नहर नहीं है, पनामा में एक झील है और बाकी स्थल क्षेत्र है। तो बाद में इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी टेक्निक डेवलप की जाए कि इस एरिया में एक नहर बना दी जाए जिसके माध्यम से जो हमारा सफर है, इतना लंबा सफर है, वो थोड़ा कम हो जाए। तो बाद में इन्होंने कृत्रिम तरीके से नहर का विकास किया। और कब इसको मतलब काम कंप्लीट हुआ पनामा नहर का? तो 14 अगस्त यानी हमारी आज़ादी के, भारत की आज़ादी के पहले दिन जब अपना ये पाकिस्तान बना था ना, उस तिथि को 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ। लेकिन देखो इसका शुभारंभ कब किया? तो हमारी आज़ादी वाले दिन यानी 15 अगस्त 1914। साल अलग है, डेट 15 अगस्त है। ठीक है, तब पनामा नहर का उद्घाटन किया गया। और इसका उत्तरी पतन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं कोलोन। तो आपके सामने ये वाला जो दिख रहा है ना, ये पनामा नहर है एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है। ठीक है, लॉकिंग सिस्टम को मैंने आपको पहले समझाया है, अन्यथा फिर से बताऊंगा तो पेपर ये अपना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। महाद्वीप या मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? महाद्वीप या मग्न तट क्या होता है? महाद्वीप या मग्न तट का तात्पर्य है कि वो हिस्सा स्थल का जो समुद्र में डूबा हुआ है। वैसे समुद्र की गहराई काफी ज्यादा होती है, लेकिन समुद्र की गहराई जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्र में समुद्र का विस्तार है, लेकिन वहां पे गहराई इतनी अधिक नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य गहराई से कम गहराई जहां पे समुद्र की होती है ना, वो महाद्वीप या मग्न तट कहलाता है। तो सबसे ज्यादा महाद्वीप या मग्न तट का विस्तार कहां पे? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, हिंद में या आर्कटिक में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक महाद्वीप या मग्न तट का विस्तार है। तो अटलांटिक महासागर वही एस आकार का महासागर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
तो पहला कथन है शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरा कह रहा है हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा कथन है शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर और पर्णपाती प्रकार के होते हैं। और चौथा कथन है शंकुधारी वनों को टेगा वन भी कहते हैं। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है ये बताना है। तो देखते हैं, तो इसका आंसर है ना वो होगा पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है। सबसे पहला तो देखो बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं शंकुधारी वनों की। शंकुधारी वनों में क्या होता है, जैसे देवदार हो गया, चीड़ हो गया, इस प्रकार के जो वन हैं उन्हें शंकुधारी वन कहते हैं। ठीक है, तो ये उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये ठंडे इलाकों में होते हैं। और ठंड कहाँ होती है, उच्च अक्षांशों में होती है। निम्न अक्षांशों में कहें तो वहां पे शंकुधारी वनों का विस्तार नहीं होगा। और ये शंकु की आकृति लिए होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इन एरिया में बर्फबारी होती है। तो जिस प्रकार ये शंकु के आकार में रहेंगे, तब तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे जैसे राजस्थान में वृक्ष है, वो फैले हुए वृक्ष होते हैं, वहां पे बर्फ आके गिरेगी तो उनपे वजन हो जाएगा, फिर वो टूट के गिर जाएंगे। तो वहां पे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट, जो दुनिया का नियम क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का तात्पर्य है कि जो सर्वाइव करेगा ना, वही जो फिट रहेगा प्रकृति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वो ही यहाँ पे सर्वाइव कर सकेगा। तो यही बात शंकुधारी वनों के संदर्भ में लागू होती है। तो जो हमारे जैसे सामान्य वृक्ष, जो फैले हुए वृक्ष होते हैं, वो बर्फ वाले इलाके में नहीं हो सकते। वहां पे तो भारी हो जाएंगे, भारी होकर गिर जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे। तो शंकुधारी वन ये जो जहां पे बर्फबारी होती है वहां पे इनका विस्तार होता है। तो पहला कथन तो सत्य हो गया कि उच्च अक्षांशों में होता है, क्योंकि वहीं बर्फबारी होती है। फिर ये कह रहा है कि हिमालय में वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। हिमालय में जो हमारे उच्च जो कहते हैं ना, जो ऊंचाई में, जैसे हिमाचल प्रदेश जाते हैं अगर हम, या फिर उत्तराखंड जाते हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर जाते हैं, तो वहां पे इस प्रकार के वनों को आप देख पाओगे। ठीक है, तो वहां पे इस प्रकार के वन मिलेंगे, क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है, वो भी ठंडे इलाके हैं। तो इस प्रकार से जो स्थिति उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों में होती है, वही स्थिति इंडिया में, मतलब जो हिमालय वाला क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पे वही स्थिति मिलती है, क्योंकि वहां भी ठंड प्रकार की स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी पाई जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि ये वृक्ष छोटे होते हैं। भाई छोटे तो नहीं होते, मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी के 5 सबसे महत्वपूर्ण साल इन्हीं जंगलों में माँ चामुंडा के चरणों में बिताए हैं। तो इस बात की तो गारंटी मैं ले सकता हूं कि इस प्रकार के छोटे वन नहीं होते, वो बहुत बड़े बड़े होते, इतने बड़े होते हैं कि 80-80 फीट के होते हैं। और कठोर नहीं, मुलायम वृक्ष होते हैं। और पर्णपाती तो मैंने उनके पत्ते कभी गिरे हुए नहीं देखे, मतलब सदैव हरे दिखते, चाहे वो गर्मी में देख लो, सर्दी में देख लो। तो इस प्रकार के वो पर्णपाती भी नहीं होते। तो ये तीसरा कथन तो हमारा निश्चित तौर से गलत हो गया। और चौथा कथन क्या कह रहा है कि शंकुधारी वनों को टेगा वन भी कहा जाता है। तो बिल्कुल इस प्रकार के वनों को टेगा वन भी कहते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन हमारा सत्य हो जाएगा, और तीसरा कथन हम इसे निरस्त करेंगे, यानी ये असत्य होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। दूसरा कथन कह रहा है प्रेरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं और वहां जल उपलब्ध होता है। वहां किस प्रकार के वृक्ष हो जाते हैं? सरपत के, ओल्डर के, पॉपुलर के वृक्ष उग जाते हैं। तीसरा कथन कह रहा है अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है, कह सकते हैं। तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये सारे ही कथन सत्य है। तो किस प्रकार से हैं? तो सबसे पहले देखो, प्रेरी घास के मैदान का विस्तार कहां पे? तो प्रेरी घास का मैदान का विस्तार है वो जो उत्तरी अमेरिका है, वहां पे इसका विस्तार है, ये तो आपको विदित है। लेकिन किन किन के मध्य? रॉकी पर्वत और जो ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स से घिरे हुए, बिल्कुल घिरे हुए। तो सबसे पहले ग्रेट लेक्स कौन कौन सी है, सबसे पहले ये बताओ। तो देखो, अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स है और उनका आपको नाम याद होना चाहिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ऑन्टेरियो, है ना। इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? तो जो सुपीरियर सबसे बड़ी है। और सबसे पूर्वी कौन सी है? तो ऑन्टेरियो है। तो इस प्रकार आपको अगर इनको सेट करना हो तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरोन, फिर इरी, फिर ऑन्टेरियो। इस प्रकार से आपसे पश्चिम से पूर्व की तरफ सेट करने के लिए भी आ सकता है और पूछ सकता है सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है मिशिगन। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है ऑन्टेरियो। और पूरी तरह से अमेरिका, यूएसए में देखो, ये झीलें कनाडा और यूएसए में दोनों में विस्तारित है। लेकिन पूरी तरह से यूएसए में कौन सी झील है? तो जो मिशिगन झील है ना, ये अमेरिका में, यानी जो हम अमेरिका जिसे समझते हैं,
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम शॉर्ट में यूएसए कहते हैं, उसमें विस्तारित है। तो पहला कथन तो सत्य है कि रॉकी पर्वत के और ग्रेट लेक्स के बीच में है, तो ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और 5 हमने ग्रेट लेक्स भी देख ली। ग्रेट लेक्स में कौन कौन से शामिल है, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, ये 5 जिले जो ग्रेट लेक्स में शामिल है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि प्रेरी के जो मैदान जो आपको दिख रहा है ना, ये मैदान, ये प्रेरी के मैदान ही है। प्रेरी के मैदान सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं, बिल्कुल है। तो आपको कहीं दिख रहे हैं वृक्ष, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब ये वृक्ष विहीन होते हैं सामान्यतः, और जहां पे अगर जल ज्यादा मिल जाता है तो वहां पे वन उग जाते हैं। कौन कौन से, जैसे सरपत का पेड़ उग गया, ऑल्डर का पेड़ उग गया, पॉपुलर का पेड़ उग गया, तो इस प्रकार के पेड़ उग जाते हैं, बिल्कुल उग जाते हैं। और यहाँ का जो महत्वपूर्ण पशु है, तो अगर ये मतलब घास के मैदान है तो वहां पे घास खाने वाले पशु होंगे, तो अमेरिकन भैंसा हो गए, भैंसा क्या, बाइसन। तो ये पशु यहाँ के महत्वपूर्ण पशु है, तो इसे अमेरिकन भैंस को बाइसन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम को कीड़ों को पाला जाना क्या कहलाता है? यानी रेशम का उत्पादन कर रहे हो वो भी व्यापारिक स्तर पर, और इसी पर्पज के लिए आपने रेशम के कीड़ों को पाला है, तो क्या कहेंगे? सिल्वीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, विटिकल्चर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इस प्रकार की खेती को हम कहेंगे सेरिकल्चर। रेशम के कीटों को पाला जाना सेरिकल्चर कहलाएगा। और इसके अलावा देखो, एक कल के प्रश्न में हमने कुछ त्रुटि कर दी थी, उस संदर्भ में स्पष्टीकरण के तौर पे ले सकते हो आप इसे। आर कलाम किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो आर कलाम जी सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। तो हमने उसको गलती से शायद दूसरा कुछ बता दिया है, लेकिन आर कलाम जी है ना, किसके विशेषज्ञ थे? सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। और पाली ग्रंथों के अनुसार तो ये मानते, पाली ग्रंथ ये मानते हैं कि जो आर कलाम जी थे ये बौद्ध, जो बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, उनके पहले गुरु भी थे, और वैशाली के आश्रम में ये रहते थे, और वो एक जो गोंडी धर्म को पालन करते थे। यानी हमारे जो गोंड जनजाति रहती है ना, तो वहां उनका स्पेशल धर्म है गोंडी धर्म, उनका वो पालन करते थे। और इनका पूरा नाम वैसे आर कलाम लिंगो, क्या है? आर कलाम लिंगो है। और आर कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन का ज्ञान तो दिया ही दिया, इसके अलावा उन्होंने मतलब ध्यान मार्ग का सिद्धांत भी बुद्ध को आर कलाम जी ने दिया था, फिर समाधि मार्ग का ज्ञान भी उन्होंने आर कलाम साहब ने ही दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? पिट्सबर्ग, मध्य अटलांटिक तट क्षेत्र, बर्मिंघम, या फिर झील तटीय क्षेत्र? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो पिट्सबर्ग है वो यूएसए का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र माना जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पिट्सबर्ग हो जाएगा। वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? यानी कौन सा देश है जो वायुयान के निर्माण में सबसे टॉप पे? ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, CIS या फिर फ्रांस? तो इसका आंसर मान सकते हैं ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो वायुयान निर्माण में काफी फेमस है, अग्रणी है। देखो, जो रफाल कहाँ का है, तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, ये कुछ प्रदेश है जो औद्योगिक प्रदेश है या औद्योगिक क्षेत्र है, और किसके लिए फेमस है? डेट्रॉइट, हेम्सबर्ग, पिट्सबर्ग और ओसाका। लौह इस्पात, वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ियां और पोत निर्माण। तो हमें इसको सेट करना है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा का तात्पर्य क्या हो गया? ए के साथ 3, यानी डेट्राइट के साथ क्या होगा? मोटर गाड़ियां। तो डेट्राइट जो क्षेत्र है वो मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। उसके बाद में जो बी के साथ क्या होगा? 4 होगा। तो जो हेम्सबर्ग है वो पोत निर्माण के लिए फेमस है। इसके लिए हेम्सबर्ग पोत निर्माण के लिए, डेट्राइट है मोटर गाड़ियों के लिए। उसके बाद सी के साथ 1 कनेक्ट होगा, तो पिट्सबर्ग हमने पहले भी पढ़ा है कि लौह इस्पात से संबंधित है, बिल्कुल है। और उसके बाद ओसाका है, ओसाका किसके लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग के लिए। तो कह सकते हैं डेट्राइट मोटर गाड़ी के लिए, हेम्सबर्ग पोत निर्माण के लिए, पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हमारे सामने जो ये मैप आया है, किसका मैप है? तो ये अमेरिका का मैप है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा देख के कि आयत कहां से आ गए। तो अमेरिका में जो स्टेट है ना, जैसे अपने इंडिया में स्टेट है, उनको देखोगे आप तो किस प्रकार से मतलब अलग अलग किसकी आकृति किस प्रकार, किसी की आकृति किस प्रकार है। लेकिन यूएसए में जो स्टेट है, वहां के जो राज्य है, वो एकदम जैसे आयत हो गया या वर्ग की आकृति में बने हुए हैं अधिकतर, इतनी स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। तो इन्हीं अमेरिका के अंदर जो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे डेट्राइट की। डेट्राइट कहाँ पे? तो अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहां पे डेट्राइट। ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा प्रदेश है अमेरिका का? ये डेट्राइट प्रदेश है। और ये किसके लिए फेमस है? ये मोटर गाड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है, यानी अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है, वैसे वैसे जीडीपी मेन तृतीय क्षेत्र का अंश जो इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से होते हैं? कृषि, उद्योग और सेवा। तो ये कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का विस्तार क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, घटता है फिर बढ़ता है, या फिर बढ़ता है स्थिर रहता है, क्या होगा? तो देखो, अगर इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका उदाहरण इससे ले लो, अपनी भारतीय इकोनॉमी से ले लो, तो सेवा क्षेत्र का विस्तार है ना वो बढ़ता जाएगा। जैसे पहले जब भारतीय इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं थी तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था? कृषि का था, फिर उद्योग का और फिर सेवा का। धीरे धीरे स्थिति अलग होती गई। वर्तमान में लगभग 54% जो हिस्सा है पूरी जीडीपी में वो कहां से आता है? वो सेवा से। और जीडीपी का विकास होता है मतलब सेवा का सबसे ज्यादा योगदान होता है और कृषि का योगदान सबसे कम होता जाता है। और जितनी जितनी जीडीपी और ज्यादा बढ़ेगी, जैसे जैसे जीडीपी हमारी और ज्यादा अच्छी होगी, विकसित जीडीपी बनेगी, तब देखना सेवा का योगदान बहुत ज्यादा हो जाएगा, कृषि का योगदान नगण्य मात्र ही रह जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः कहां अपनाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, बंगाल और बिहार और गुजरात और महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर और मेघालय, यानी अपने उत्तरी पूर्वी राज्यों में जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। सन 1800 ईस्वी के आसपास भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र कपड़ों का प्रतिशत 30 था, जो 1870 में बढ़कर कितना रह गया? क्या कह रहा है कि 1800 के आसपास भारतीय निर्यात सूती कपड़े का प्रतिशत, मतलब भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा, पहले भारत से जितना निर्यात होता था 1800 ईस्वी में, उसमें सूती कपड़ा वो 30% योगदान था। और फिर 70 सालों में ऐसा हुआ कि वो 30% योगदान था ना टोटल निर्यात में, भारत के टोटल निर्यात में, वो 1870 में, यानी अगले 70 सालों में सूती वस्त्रों का कितना योगदान रह गया? 25, 13, 8 या 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3%। तो ऐसा क्या हुआ कि जब पहले तो भारतीय निर्यात में सूती वस्त्रों का बड़ा योगदान था और बाद में मात्र 3% सूती वस्त्रों का निर्यात रह गया इंडिया से। तो कारण क्या हुआ? कारण ऐसा हुआ भाई साहब, यहां से अंग्रेज थे, वो जो कच्चा माल तो लेके जाते थे ब्रिटेन, वहां से माल को बनाया और फिर उसको डंप कर देते थे इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में डंप करने से क्या होगा? जो यहाँ के लोकल कपड़ा के उत्पादक थे वो तो पहली बात तो एक बड़ी मात्रा में माल बनाया जाता ब्रिटेन में फैक्ट्रियों के माध्यम से, और यहाँ पे सारा मतलब हाथ से कार्य किया जाता। तो हाथ से कार्य करना और मशीनों पे मास लेवल पे कार्य करना, उसमें जो कॉस्ट होती है उसमें फर्क हो जाएगा। फिर व्यक्ति अगर मार्केट में लेने जाएगा तो वो सस्ती वाली चीज लेगा, महंगी वाली क्यों लेगा? तो फिर वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगे मार्केट से जैसे जैसे। फिर जो कंपनियां होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, वो अपने प्राइसेस को हाइक कर देगी, राइज कर देगी, तो उनको मतलब अपने कंपटीटर्स को मार्केट से हटा देगी। तो सेम यही बात किसने करी थी? यही अंग्रेजों ने किया। पहले वो भारतीय मार्केट में जो सूती वस्त्र है, मतलब वस्त्र कह सकते हैं, उसको मार्केट में डंप कर दिया, मतलब गिने चुने मूल्यों पे बेचा। फिर मार्केट से जो हमारे उत्पादक थे, सूती वस्त्र कपड़े बनाने वाले थे, वो एलिमिनेट हो गए, तो फिर अपनी रेट को हाइक कर दिया। तो ये कारण था। और कितना रह गया? तो देखो 1800 ईस्वी में 30% हम मतलब पूरी दुनिया में निर्यात करते थे सूती वस्त्रों को, और फिर हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हम आयात करने लगे। और जो भी निर्यात करते थे वो भी क्या था? वो भी कच्चा माल था भाई, वो बन के वहां से आ रहा था। तो रोजगार कहाँ मिलता है? जहां पे प्रोसेसिंग होती है वहां पे मिलता है ना रोजगार। कच्चे माल उत्पादन करने में कोई रोजगार इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर रोजगार मिल भी जाएगा तो वो नाम का रोजगार रहेगा, उनकी कोई आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है उससे। अगले प्रश्न में चलते हैं। विकासशील देशों के संदर्भ में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, चलिए एक बार फिर कर लेते हैं। तो इसका वैश्वीकरण हुआ है ना, एलपीजी आई 1991 में, और हमारे जो प्रधानमंत्री साहब 2 बार प्रधानमंत्री रहे, उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एलपीजी की नीति भारत में लागू करी। एलपीजी माने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। तो बौद्धिक पलायन, सांस्कृतिक संपर्क, प्रतियोगिता, सूचना का बहाव। तो प्रतियोगिता, सांस्कृतिक संपर्क और सूचना का बहाव ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, हमें नकारात्मक पॉइंट को देखना। तो बौद्धिक पलायन, बौद्धिक पलायन का तात्पर्य क्या है? जैसे मैं 2 नाम बताता हूं आपको, ठीक है? कमला हैरिस, उसके बाद में शशि, क्या नाम है उनका, जो वर्तमान ऋषि सुनक।
ये वैसे मूल रूप से भारतीय है, लेकिन बाहर जाके रहने लगे तो इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, अगर ये इंडिया में रहते तो इंडिया के लिए पॉजिटिव होते। अब आप सुनते हो मतलब जो भी अच्छे अच्छे नासा के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जाके अमेरिका सेटल हो जाते हैं, कारण वहां पे उनको बेहतर सुविधाएं मिलती है। तो हमारे देश का तो नुकसान हो गया ना, हमारा तो ह्यूमन रिसोर्स कहाँ चला गया, अमेरिका में चला गया। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो वो यहाँ रहते और यहाँ देश की सेवा करते। तो ये है ना, ये नेगेटिव पॉइंट रहा किसका, वैश्वीकरण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बौद्धिक पलायन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो देखो, विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता किया था और पेटेंट अधिनियम भारत में पेटेंट अधिनियम है 1999 में। और ये अधिनियम पेटेंट अधिनियम इससे पहले का जो पेटेंट अधिनियम था ना, संशोधन होने से पहले का संशोधन ही किया गया 1999 तो WTO के साथ समझौते के बाद में, लेकिन पेटेंट अधिनियम बना हुआ पहले से था। ये किस वर्ष बना हुआ था? 65, 70, 75 या 80। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1970 का भारतीय पेटेंट अधिनियम था, उसमें 1999 में WTO के साथ समझौते के कारण इसमें संशोधन किया गया और जो ग्लोबल नॉर्म्स थे उनको इस समझौते में ऐड किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, दोनों समितियां, फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो लकड़वाला समिति है और सुरेश तेंदुलकर समिति है, ये दोनों समिति है वो निर्धनता के अनुमानों से संबंधित समितियां थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अमर्त्य सेन किस अर्थशास्त्र दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक है? यानी अमर्त्य सेन है जो नोबेल प्राइज भी प्राप्त कर चुके हैं, तो ये इकोनॉमी के कौन से दृष्टिकोण के समर्थक है? मुद्रा अर्थशास्त्र के, कल्याण अर्थशास्त्र के, निर्बाध बाजार के, भूमंडलीय एकीकरण के? तो अमर्त्य सेन साहब है ना, वो कल्याण अर्थशास्त्र के समर्थक है। किसके? कल्याण अर्थशास्त्र के। और ये किसमें दे रखा है? ऑप्शन बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आ जाएगा। किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया है? तो क्या कह रहे हैं कि गरीबी रेखा का अनुमान लगा रहे हैं और उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा का भी यूज किया है। किसने? राठौर, दांडेकर, मिन्हास, गौरव दतिया, महेंद्र देव और सी रवि। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो महेंद्र देव और सी रवि ने निर्धनता का, गरीबी रेखा का निर्धारण करने में स्वास्थ्य का और शिक्षा का भी ध्यान रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई सचिव, वित्त मंत्रालय सचिव, आरबीआई गवर्नर या वित्त मंत्री। तो 1 रुपए के नोट पे तो भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए तक के नोट पे, 1 रुपए के नोट पे, लेकिन 2 रुपए और उससे अधिक के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? तो ये हमारे सामने प्रश्न आ गया, शक्तिकांत दास, शशिकांत दास, रघुराम जी राजन या मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास साहब है ना, वो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। साख के अनौपचारिक वर्ग में शामिल है व्यक्तिगत साख, देसी बैंकर, साहूकार और बणिए, ये सभी। तो साख के अनौपचारिक वर्ग में सारे शामिल है। साख मतलब, साख का तात्पर्य मैंने आपको बताया था उधार। उधार कहां से लेते हो? 2 तरीके से ले सकते हो, एक औपचारिक तरीका, दूसरा अनौपचारिक तरीका। औपचारिक तरीका, आप बैंकों से उधार लेते हो, आप मतलब LIC से उधार लेते हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट से उधार लेते हो, सहकारी बैंक से उधार लेते हो। तो ये तो है क्या? औपचारिक तरीके। अनौपचारिक तरीके, आप किसी सेठ से उधार लेते हो, साहूकार से उधार लेते हो, बनिए से उधार लेते हो, देसी बैंकर से उधार लेते हो। ठीक है, तो आप अनौपचारिक तरीके से उधार लेते हो ना, तब वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट तो हाई देनी पड़ेगी, ब्याज की रेट तो हाई देनी पड़ेगी, और लेकिन आपको फॉर्मेलिटी कम करनी पड़ेगी, आपको पैसा मिल जाएगा। अनौपचारिक तरीके से लोगे तो ब्याज की दर सामान्यतः, जितना मतलब आप अनौपचारिक तरीके से लोगे ना, वहां के मुकाबले आपको बहुत कम ब्याज में आपको मतलब राशि प्राप्त मिल जाएगी, उधार मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी उसमें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अनौपचारिक तरीके से उधार लेते हो और लंबे समय तक उधार लेते हो तो जमीन जायदाद बिक जाती है। लेकिन आप औपचारिक तरीके से उधार लोगे ना तो ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। तो कभी भी इन सेठ साहूकारों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था एक बुक है, ये किसने लिखी? VKRV राव, सर M विश्वेश्वरैया,
प्रोफेसर दांतेवाला, नीलकांत रथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सर एम विश्वेश्वरैया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला सूचक है? यानी लोगों के आर्थिक कल्याण को कैसे डिसाइड होगा, इसका कोई सूचक होगा तो कौन सा हो सकता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय। तो देखो लोगों का आर्थिक कल्याण किससे डिसाइड होगा? तो ये प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के साथ लेते हैं, एक देश है, मतलब चाइना, CHA देश है, ठीक है, चाइना नहीं लेते। इसमें 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि चाइना की GDP है वो 10,000 रुपए है, ठीक है। यहां पे प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? तो 5 में 10,000 में 5 का भाग देंगे तो 2,000 रुपए आएगा, ठीक है। CHA देश हो गया। अब एक कोई DHA देश है, ठीक है। अब मान लीजिए वहां की GDP भी 10,000 है, ठीक है। अब लेकिन वहां पे जो जनसंख्या है वो है 20 व्यक्ति रहते हैं, जबकि CHA में 5 व्यक्ति रह रहे, DHA में 10 व्यक्ति रह रहे। तो हम अगर कंपेयर करें तो दोनों देशों की GDP तो इक्वल है, लेकिन अब प्रति व्यक्ति आय कितनी है वहां पे? तो वहां पे देखेंगे तो कितनी होगी? 500 रुपए प्रति व्यक्ति आय होगी। तो लोगों का आर्थिक कल्याण किस वाली GDP में ज्यादा अच्छा रहेगा, किस वाली GDP में ज्यादा बेहतर रहेगा? जहां पे प्रति व्यक्ति आय 2000 है या प्रति व्यक्ति आय 500 है, जबकि GDP की जो आकार है ओवरऑल वो तो सेम है। तो वो ऑलवेज 2000 जहां पे प्रति व्यक्ति आय होगी ना, वहां के लोगों का आर्थिक कल्याण बेहतर है बजाय 500 रुपए प्रति व्यक्ति आय वाले से। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार पर हम उस देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को माप सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? इन राष्ट्रीय आय का कौन सा है जो राष्ट्रीय आय में समाहित नहीं किया जाता? लाभ, किराया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज या मजदूरी और वेतन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज ना वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। लाभ यानी प्रॉफिट होता है, किराया यानी रेंट भी होता है, वेजेस भी होता है और सैलरी भी होता है। इसका मतलब राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? फिर से वही बात पूछा है, लेकिन इस बार जो टर्म देंगे वो अलग दे देंगे। निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान या मजदूरी या वेतन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ट्रांसफर है ना, अंतरण भुगतान मतलब ट्रांसफर, ये शामिल नहीं होता। बाकी निगमित लाभ, ब्याज भुगतान और मजदूरी और वेतन होते हैं। निगमित लाभ मतलब निगमित लाभ का तात्पर्य होता है जैसे आपने किसी निगम होता है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनीज में कंपनीज का प्रॉफिट है। कंपनीज का प्रॉफिट अल्टरनेटिव किसके मतलब लास्ट में किसके पास जाएगा? तो व्यक्ति के पास ही जाएगा जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो शामिल होगा, बिल्कुल होगा। ब्याज भुगतान, अगर कोई व्यक्ति है और उसने अपनी पूंजी कहीं लगा रखी है, उसके बदले उसको रिटर्न मिलता है, उसे हम ब्याज कहते हैं, तो वो शामिल होगा, बिल्कुल होगा। मजदूरी और वेतन तो होगा ही, फिर ये नहीं होगा तो क्या होगा? अंतरण भुगतान का क्या तात्पर्य है? अंतरण भुगतान का तात्पर्य है जैसे मान लीजिए A, B और C है, ठीक है। अब A ने B को 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, है ना, उसको फायदा और नुकसान नहीं है। इस प्रकार मान लीजिए उधार दे दिए। अब B ने 5,000 रुपये C को ट्रांसफर कर दिए, अब C ने वापस 5,000 रुपये इसको ट्रांसफर कर दिए। तो ये वाले ट्रांजैक्शन में किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा, नहीं कुछ पूंजी डेवलपमेंट हो रही है, ये तो मात्र ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस प्रकार के भुगतान को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? बाबा साहब ने, VNV राव ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी थी, बिल्कुल करी थी। और इसका गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब? 1947, 29 अगस्त को। और इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 7 सदस्य थे। अध्यक्षता किसने करी थी? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और 1948 में संविधान सभा के समक्ष उन्होंने फरवरी 1948 में इसको ड्राफ्ट को उन्होंने रखा था। बाद में इसका 2-3 बार वाचन हुआ था और बाद में उसमें कुछ परिवर्तन होके अंततः 26 नवंबर 1949 को तिथि आई जब हमारा संविधान मतलब पारित हो गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मारित हो गया। लेकिन संविधान लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान का कुछ भाग
26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, जैसे नागरिकता वाला प्रावधान था। इस प्रकार कुछ प्रावधान है 394, 91, 93, 94 कुछ लग गए थे, तो वो आपको देख लेने कौन कौन से 26 नवंबर 1949 को ही लग चुके थे संविधान के वो अनुच्छेद। भारत के लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित रूप या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का से समझने से पहले हम समझते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र माने वो लोकतंत्र जिसमें जनता खुद डिसाइड करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जनता क्या करेगी, एक बंदे को चुन लेगी और बोलेगी जाओ और आप हमारी सोच के अनुसार कार्य करो, वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम देखते हैं हम किसको चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं और विभिन्न प्रकार के स्तर पर विभिन्न लोगों को चुनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे भारत में क्या स्पष्ट तौर पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन थोड़ा बहुत अंश कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी है क्या भारत में? बिल्कुल है। कैसे? तो पंचायती राज के नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। उसमें क्या होती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन सदस्य होते हैं? जितने भी उस मतलब ग्राम में जितने भी मतदाता वोटर उसके सदस्य होते हैं और ग्राम सभा में वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो वहां पे क्या हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन वो होलिस्टिकली देखे, कंप्लीट तौर पे देखे तो किस प्रकार का लोकतंत्र भारत में? तो भारत में सीधी सी बात है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हम कभी संसद में नहीं जाते, संसद में हमारे द्वारा वोट से जीता हुआ बंदा जाता है और वो हमारी बात करता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से किसी व्यक्ति को विवाह करने की अधिकार को संरक्षण देता है? यानी कहने का तात्पर्य क्या हो गया, एक सेकेंड, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो मतलब आप किसी भी व्यक्ति से चाहो तो शादी कर सकते हो, है ना। ये मौलिक अधिकार है, बिल्कुल मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक अधिकार के चक्कर में मतलब पड़ मत जाना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी घर वालों से। तो बात ऐसी है, कौन सा अनुच्छेद है वो? तो 19 है, 21 है, 25 है, 29 है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 21, यानी जीवन जीने का अधिकार है ना, जीवन जीने का अधिकार, उसी में शामिल है क्या, विवाह करने का अधिकार। ठीक है, आप अपनी पसंद के व्यक्ति से, तो मतलब नॉर्मली सामान्यतः क्या हुआ, जो आर्टिकल 21 है वो क्या बात करता है, वो कहता है प्राण और देह स्वतंत्रता के संरक्षण की। और प्राण और देह स्वतंत्रता, इसमें 3 बातें करी गई है। एक तो प्राण की स्वतंत्रता की मतलब जीवन की, और एक दैहिक स्वतंत्रता की यानी पर्सनल लिबर्टी की, और दूसरी इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से इसे हटाया जाएगा, इस प्रकार इसमें बात करी गई है। तो इसमें देखो लिखा क्या गया है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से भी वंचित कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसके अनुसार, अन्यथा तो कोई, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति को मर्डर कर दिया, 4 मर्डर कर दिए, अब उसको फांसी की सजा हो गई। अब वो कह देगा भाई साहब मुझे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है आर्टिकल 21 के तहत। तो उसको जज साहब क्या बोलेंगे, भाई रुक जा। क्यों? बोले तूने आधी लाइन पढ़ी है, पूरी पढ़े। पूरी क्या है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा संरक्षण स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से वंचित किया जा सकता। मतलब एक लाइन रखी है, गड़ी रखी है किसकी, उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। अब वो व्यक्ति जिसने 4 मर्डर किए थे वो तो जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। अब देखो, अब महत्वपूर्ण बात क्या है, अब मूल संविधान में तो इस प्रकार की लाइनें हैं, तो यहां पे तो विवाह की बात ही नहीं है आर्टिकल 21 में। तो बाद में विभिन्न प्रकार के न्यायिक निर्णयों में न्यायिक व्याख्या की गई, और इसी न्यायिक व्याख्या में इस मतलब जो जीवन जीने का अधिकार है ना, इसे वाइड बनाया गया। मतलब वाइड बनाया गया मतलब इसे बहुत ज्यादा व्यापक किया गया। जैसे मान लीजिए निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार भी क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी प्राइवेसी किसी तरह से भंग नहीं हो, तो वो भी किसमें समाहित है। जैसे मान लीजिए सरकार आपके डेटा, आपके फोन को हैक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने के अधिकार का मतलब है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार में आप पर्सनल लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं स्वीकार करोगे, तो इसका मतलब है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटर नहीं कर सकता। तो सीधा सीधा कह सकते हैं इस प्रकार कि प्राण और जो आर्टिकल 21 है इसकी व्याख्या मतलब जिसको व्यापक बनाया गया ना, इसमें विवाह का, किसी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार या निजता का अधिकार, इस प्रकार इससे धीरे धीरे व्यापक से व्यापकतम की तरफ बढ़ाया जा रहा है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 है ना, वो इसमें शामिल है, बाकी नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन समाहित किया गया है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 बिल्कुल कहा गया है। छोटे परिवार का मापदंड इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में तो कहीं है नहीं। तो कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व देख लें, बिल्कुल देख लेते हैं। आर्टिकल 44 किसके बारे में बात करता है? जो एक समान नागरिक संहिता के लिए बात करता है। भारत में समान नागरिक संहिता है? बिल्कुल नहीं है। भारत में तो अलग अलग धर्मों ने अलग अलग पर्सनल लॉ बना रखे हैं भाई। अब जो संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था, जब सरकार के लिए संभव होगा, जब क्योंकि वर्तमान में तो कुछ अधिकार है जो हम नागरिकों को नहीं दे सकते क्योंकि सरकार की परिस्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन भविष्य में जो अच्छी सरकार होगी वो नीति निर्देशक तत्वों को किसमें परिवर्तित कर देगी? मौलिक अधिकारों में। लेकिन आर्टिकल 44 को अभी मौलिक मतलब नहीं किया गया क्योंकि समान नागरिक संहिता, सभी लोगों के लिए समान कानून नहीं है। देखो बड़ी बात है ना। उसके बाद 45 क्या कहता है? 45 कहता है सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 45 को सरकार ने कन्वर्ट कर दिया आर्टिकल 21 ने, मौलिक अधिकार बना दिया ना इसे। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया सरकार ने। मतलब अब इसे क्या कर दिया? मौलिक अधिकार बना दिया। फिर आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। यह कहता है आर्टिकल 48, यानी कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिकता लाना। ये कौन सा अनुच्छेद करता है बात? आर्टिकल 48 करता है। आर्टिकल 48A क्या बात करता है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। यह आर्टिकल 48A बात करता है। तो वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान आर्टिकल 48A में है। फिर आर्टिकल 49 क्या कहता है? राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व की स्मारकों की रक्षा करना। जो सरकार ना जो अपने विभिन्न प्रकार के प्राचीन किले हैं या धरोहर है उनको संरक्षित करती है, तो इस प्रकार के जो कार्य करती है वो आर्टिकल 49 के तहत करती है। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 50 क्या कहता है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, यह भी नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। उसके बाद में आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करने से संबंधित है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना सरकार, मतलब ये करना चाहिए सरकार को, ऐसा कह रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान जैसे देश हो जाएंगे ना तो मतलब इस आर्टिकल का तो फिर ध्यान रखना ही छोड़ना पड़ेगा। अभी कंट्रोवर्सी हो रही है किसकी? जो अपना जल संधि थी, जो सिंधु चिनाब झेलम व्यास इनकी, क्यों पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब वो जल संधि का उल्लंघन कर रहा है, वो किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा है। और संधि में लिख रखा है बाकायदा कि जो भी मामला होगा ना वो अपन भारत पाकिस्तान मिलके देखेंगे, तीसरी पार्टी की चौधर नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान चला गया तीसरी पार्टी के पास, अब उसका टाइमली, अब भारत ने कह दिया कि अब संधि कैंसिल। अगर तूने 90 दिनों में टाइम नहीं, 90 दिनों में प्रॉपर रिप्लाई नहीं, उन्होंने जवाब मांगे पाकिस्तान से बाकायदा, और पाकिस्तान से कहा है कि 90 दिनों में अपनी सफाई दे दो, अगर सफाई नहीं दोगे ना तो ये कैंसिल कर देंगे अब संधि। तो पाकिस्तान का मतलब पानी बंद हो जाएगा एक तरीके से। तो पाकिस्तान तो चेत जाना चाहिए अभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, अब राष्ट्रपति साहब का चुनाव करवाते हैं तो चुनाव करवाने में निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मूल्यांकन, राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। मतलब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जैसे मान लो राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है तो उसमें भाग कौन लेते हैं? तो विधानसभा के सदस्य लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य लेते हैं, बिल्कुल जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेते हैं। फिर लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य लेते हैं वो भी लेते हैं। अब कह रहे हैं कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी वोट का वैल्यू क्या होगा? तो ये कह रहा है कि जो राज्य की जनसंख्या होगी ना 1971 के अनुसार, अब वर्तमान में 1971 की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित करे जा रहे हैं, तो उसमें उस राज्य में जितने विधायक है उसका भाग दे देंगे। ये सही है क्या? दूसरा कह रहा है कि निर्वाचित सदस्य मत का मूल्यांकन, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को मत का मान। और अब क्या कह रहे हैं? सांसद के मत का मूल्य की बात कर रहे हैं। सांसद के मत के मूल्य के लिए क्या करेंगे? जितने भी राज्य उन सब के जो विधायकों के मत के मूल्य जोड़ लेंगे और जितने सांसद है लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सांसद उनका भाग देंगे, तब एक सांसद का मूल्य आ जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात थोड़ी सी गलत है।
थोड़ी सी गलत कैसे है, थोड़ी सी गलत ऐसे है। देखो उसमें राज्य की जनसंख्या तो होगी, फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग भी दिया जाएगा। अब उसमें एक भाग और दिया जाएगा, वो भाग किसका दिया जाएगा, वो 1000 का दिया जाएगा। मतलब राज्य की जनसंख्या, अब इसमें एक बार तो भाग दे दो जितने भी विधायक है वहां के निर्वाचित उस पर्टिकुलर राज्य में, और दूसरा भाग दे दो 1000 का। तो इसमें 1000 का उल्लेख तो किया ही नहीं गया, जिसका मतलब ये कथन गलत हो गया। और दूसरा, फिर जितने भी राज्य के अलग अलग, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वहीं सिक्किम के विधायक की वोट की वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि वहां जनसंख्या कम है ना। फिर सारे विधायकों को जोड़ लेंगे, जितने भी विधायकों के वोट हो गए टोटल 1000 का भाग भी दे देंगे। अब सबके वोट जितने भी हो गए ना, पावर उनका, विधायकों का मत का मूल्य, उसमें जितने भी सांसद है लोकसभा के राज्यसभा के, लेकिन निर्वाचित ओनली, न कि मनोनीत, तो निर्वाचित का भाग देंगे। अब एक सांसद की वोट की वैल्यू आ जाएगी उससे। तो सांसद चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, उनके वोट की वैल्यू एक जैसी रहती है, कोई फर्क नहीं रहता। लेकिन उत्तर प्रदेश का विधायक के वोट की पावर ज्यादा होगी और सिक्किम के विधायक की वोट की पावर कम होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति साहब को पद से हटाना है तो अब कहां हटाया जा सकता है। पहला प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में या किसी भी सदन में ले आओ या संसद की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी। तो देखो उपराष्ट्रपति साहब को पद से हटाना है ना, तो इसकी शुरुआत सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। कौन, सिर्फ राज्यसभा। यानी अगर उपराष्ट्रपति साहब को हटाना हो तो आप लोकसभा में पहले शुरुआत नहीं कर सकते, पहले आपको राज्यसभा में बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति साहब को पद से हटा दो। अब उसके बाद हालांकि लोकसभा में से भी सहमति लेनी पड़ती है, लेकिन पहले राज्यसभा में पास हो जाए उसके बाद लोकसभा में जाएगा, तब वो जाके मतलब उपराष्ट्रपति साहब बाद में हट जाएंगे पद से, और दूसरा बाद में चुनाव होगा ही 6 महीने के अंदर, ये तो नियम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के संविधान की मूल संरचना यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका स्रोत क्या है। मतलब हम सुनते हैं ना भारत के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, है ना, तो मूल संरचना का सिद्धांत जिसे कहते हैं हिंदी में। तो कैसे संविधान में उल्लेखित है कहीं मूल संरचना, या न्यायविदों के मत है, या न्यायिक व्याख्या है, संसदीय कानून, कोई संसद के कानून के माध्यम से किया गया। तो इसका उत्तर होगा न्यायविदों के मत। देखो पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन बाद में एक हमारे हुए थे केशवानंद भारती साहब, है ना, और इनका केस था बनाम केरल राज्य के खिलाफ। ये आपके सामने दिख रहे हैं, ये मतलब उस समय शंकराचार्य थे, जो हिंदू मठ है एडनीर के मठ का शंकराचार्य थे केशवानंद भारती साहब, और ये इनके केरल राज्य के खिलाफ इनका वाद हुआ था। और उस वाद में उन्होंने मतलब एक तरीके से संविधान के इन्होंने रक्षा करी थी, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इसी वाद में ये निर्णय आया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप कहीं भी मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर दो या फिर नीति निर्देशक तत्व में परिवर्तन कर दो, कहीं भी संविधान में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन आपको जो मूल भावना है ना उसको नहीं छेड़ना है। तो सरकार कहेगी कि हमें कैसे पता चलेगा, तो वो बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से परिवर्तन कर दो, फिर हम उस चीज को कोर्ट में देखेंगे। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के खिलाफ होगा ना, तब तो हम उसको जो आपने भी कुछ भी संविधान संशोधन किया है उसे नल एंड वॉइड कर देंगे, अन्यथा वो सही आगे चला जाएगा। तो ये जो सिद्धांत दिया था ये केशवानंद भारती वाद में दिया था। और केशवानंद भारती कौन थे, तो ये शंकराचार्य थे। कौन से मठ के, एडनीर मठ है अपना, उसके शंकराचार्य थे। और आपके सामने एक और पिक्चर दिख रही है, तो ये पिक्चर मैंने आपके लिए लगाई है। आपको अगर आप इनसे विदित है, ये भी मतलब संविधान के, देखिए संविधान निर्माता कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लेकिन संविधान के संरक्षक कह सकते हैं इन्हें। संविधान को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। मतलब एक सरकार आई थी, उन्होंने संविधान को मतलब क्षतित करने का बहुत प्रयास किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन इन साहब ने संविधान को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक कह सकते हैं। तो ये कौन साहब है ये बताना आपको। ये पिक्चर आप देख लो ध्यान से, ये कौन साहब है ये आइडेंटिफाई करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। लोकसभा के अध्यक्ष, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या संसदीय कार्य मंत्री। तो सत्र का अवसान करना मतलब सत्र की समाप्ति करना। तो कौन है जो सत्र की समाप्ति कर सकते हैं। देखो सभा का स्थगन अलग होता है, हम कहते हैं ना एडजॉर्न कर दी, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। सभा का स्थगन करना वो लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर होती है, लेकिन संसद के सत्र को बुलाना और संसद के सत्र का अवसान, नहीं सत्र ही खत्म हो जाएगा, बाद में नया सत्र लगेगा 2-3-4 महीने बाद में, तो इस प्रकार अवसान करना, ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति साहब के पास में है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। और अब
देखो अभी संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं। संयुक्त अधिवेशन मतलब वो अधिवेशन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद एक ही बिल्डिंग में बैठे और एक ही बात पे वोट करें दोनों, तो उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं? तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुए अब तक, मात्र 3 बार। कब हुए थे? एक तो हुआ था 1961 में, जब एक विधेयक था दहेज प्रतिबंध विधेयक, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। उनके समय ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। उसके बाद में 1978 में मोरारजी देसाई सरकार थी और बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। उसके बाद में 2002 में जब पोटा कानून आया था ना, आतंकवाद निरोधक विधेयक, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उस समय भी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आए कि अब तक संसद में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? हमारा आंसर होगा 3 बार। तो 1961 में कौन से अधिनियम से संबंधित विधेयक से संबंधित था? तो दहेज विधेयक। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, और 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक। और 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। 1978 में हम सबको पता है मोरारजी देसाई सरकार थी, और 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां पर व्यपगत हो जाता है। ये कह रहा है कि अगर कोई लोकसभा में विधेयक है वो लंबित है, लेकिन वो 17वां हुआ, सत्र का अवसान हो गया, तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, लोकसभा में विघटित होने पर व्यपगत नहीं होगा। तो कौन सा उत्तर सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यानी 17वां से कुछ मतलब लैप्स नहीं होता। 17वां का मतलब लोकसभा थोड़ी भंग हो गई। लोकसभा तो 2-3 महीने के लिए हुई है भंग। जैसे मान लो बजट सत्र हो गया, बाद में मानसूनी सत्र हो गया, बाद में शीतकालीन सत्र होगा, तो इस प्रकार के 3 सत्र चलते हैं। मान लीजिए बजट सत्र में नहीं हुआ तो वो आगे शीतकालीन सत्र में हो जाएगा, मानसून सत्र में हो जाएगा, इस प्रकार चलता है। तो उसमें लोकसभा अगर भंग होगी और वो कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है तो फिर वो भंग हो जाएगा। लोकसभा वाला अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में लंबित है तो फिर वो कोई खत्म हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में पास है, लोकसभा में चल रहा है तो वो खत्म नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक है, लोकसभा में पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन में व्यपगत नहीं होगा, तो सही कथन है। क्या कह रहा है देखो एक बार समझते हैं इसको। सबसे पहले कह रहा है कि कोई विधेयक था राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, या पारित भी हो गया, मान लीजिए पारित होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोकसभा में वो लंबित है या पारित अभी नहीं हुआ है ना। अब लोकसभा खत्म हो गई तो एक विधेयक खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि राज्यसभा ने अपना काम कर दिया, राज्यसभा अपना काम कर रही है। लोकसभा में अगर कोई काम हो जाता, राज्यसभा तो वही रहेगी सदैव, राज्यसभा तो वो पास करेगी वही रहेगी ना, राज्यसभा तो नहीं खत्म होती है। तो राज्यसभा ने जो कर दिया वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा ने कुछ कर दिया और वो मतलब विघटित हो गई है और राज्यसभा में भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो विधेयक तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में पूरा हुआ काम लेकिन लोकसभा में भंग मतलब खत्म हो गया है, तो वो कभी भी व्यपगत नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ विधेयकों पर पुनः स्थापन का अग्रसरण नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिल जाए, तथापि कुछ और मामलों में किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में ऐसे स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है? वित्तीय विधायों के विषयों के, देखो इतना लंबा प्रश्न पढ़ने से अच्छा है हम पहले उत्तर देख लेते हैं। किसी कर को घटाने उत्साधन करने, तो कौन कौन से जिसमें ये आवश्यक होती है? क्या कह रहा है? सबसे पहले देखते हैं कि जो राष्ट्र मतलब कोई भी विधेयक है वो तब तक सत्र में नहीं लाया जा सकता जब तक राष्ट्रपति साहब उसकी सहमति ना दे दे। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ मामलों में जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति साहब की सहमति ले, राष्ट्रपति साहब की अंतिम सहमति होती है, वो साइन होके विधेयक इसमें अधिनियम में कन्वर्ट होता है तब। तो अगर वित्तीय विषयों से संबंधित है तब तो राष्ट्रपति साहब की सिग्नेचर करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। कर के घटाने बढ़ाने से संबंधित है तब भी नहीं, नए राज्यों के निर्माण संबंधित तो वो करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। और किसी विधेयक के पूरे स्थापन संशोधन प्रस्तावित करने कराधान पर प्रभाव डाले, टैक्स पर प्रभाव डाले और वो राज्यों से संबंधित हो, उसमें राज्य के हित टकराए, तब भी राष्ट्रपति साहब के साइन पहले करवाने पड़ेंगे। लेकिन किसी कर को घटाने या बढ़ाने से संबंधित बात है ना, तब
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिना राष्ट्रपति साहब के साधारण विधेयक की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जो वित्त विधेयक है उनको राष्ट्रपति साहब की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, और वित्तीय विधेयक को आपको देखना पड़ेगा कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वो धन विधेयक है या नहीं इस संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है वो किसका होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो इसमें अगर केंद्र का कोई कर है और वो अपने टैक्स को घटाना बढ़ाना चाहता है तब राष्ट्रपति साहब की पूर्व अनुमति की वैसे आवश्यकता है नहीं। लेकिन बाकी अगर कुछ भी वित्तीय विधेयक वाले विधेयक है तो उसमें राष्ट्रपति साहब की पूर्ण अनुमति लेना आवश्यक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों को प्रावधान किया गया है? तो हमारे सिलेबस में केंद्र राज्य संबंध स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो ये प्रश्न भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित ही प्रश्न हो गया। तो कौन से जो अनुच्छेद है उसमें 3 सूचियों का प्रावधान है? 246, 244, 248 या 250? तो आर्टिकल नंबर 240, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है ना। ऑप्शन बी कौन सा है? ये वाला ऑप्शन बी है। तो आर्टिकल 246। तो आपको परीक्षा में इस प्रकार ध्यान रखना, आजकल परीक्षा में क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ABCD दे देंगे, बाद में इधर उधर सेट करेंगे उसको, तो आप जल्दबाजी में ये वाला बी वाला लगा दोगे उसकी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस बारे में प्रैक्टिस करते रहने लगातार। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी यानी 246 में जो 3 अनुसूचियों का संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है वो आर्टिकल 246 में किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन सुधार, राजकोषीय संघ राज्य पद्धति, नए राज्यों का सृजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो पुंछी आयोग है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित रिपोर्ट सौंपी थी उन्होंने। और पुंछी आयोग कब बनाया गया था? तो 27 अप्रैल 2007 को। कब? 27 अप्रैल 2007 को पुंछी आयोग बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी साहब थे। कौन थे? मदन मोहन पुंछी साहब। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मदन मोहन पुंछी साहब है ना, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और इनका संबंध, ये जो इनकी रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, जो हमारे सिलेबस में स्पष्ट तौर पे है। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि पुंछी आयोग है ना, उसकी स्थापना या पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? तो आपको मोटा मोटी ये याद रखना 2007 में किया गया, और तारीख देखो 27 अप्रैल है, ये याद रख सको तो ये भी रख लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत, बहुत बड़ा प्रश्न है फिर से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। पहला कथन तो ये हो गया। दूसरा कथन कह रहा है यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? तो भाई साहब ये दोनों ही कथन है ना, वो नहीं, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? तो देखो, सबसे पहले मान लीजिए वित्तीय आपात लगाया राष्ट्रपति साहब ने। वित्तीय आपात लगाने के अगर 2 महीने के भीतर उस वित्तीय आपात पे संसद की सहमति हो जाती है ना, तब तो वित्तीय आपात जारी रहेगा। या मान लो संसद की सहमति हो जाती है कि इससे 1 महीने में ही खत्म करना, तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन संसद ने कुछ भी नहीं किया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने कुछ नहीं किया, वित्तीय आपात तो लगा दिया। अब न तो संसद में कोई उस संबंध में कार्यवाही हुई, नहीं मतलब न तो लोकसभा में हुई, नहीं राज्यसभा में किसी में नहीं हुई। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? जैसे 2 महीने कंप्लीट हो गए ना, वित्तीय आपात अपने आप ही हट जाएगा। ये पहली लाइन में कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य हो गया ना। अच्छा बताओ, मान लीजिए संसद ने ऐसा कर लिया कि 2 महीने की पीरियड के अंदर अंदर ये कह दिया कि चलो ठीक है वित्तीय आपात चलाए रखते हैं, तो ये बताओ कितने समय तक रहेगा वो? तो इस संबंध में प्रावधान ऐसा है कि जब तक संसद उसको या तो उसमें कोई डेट रहेगी कि तब तक संसद में वित्तीय मतलब भारत में वित्तीय आपात रहेगा, या तो ऐसा, या फिर जब तक मतलब संसद उसको हटा ना देना खुद चल के तब तक रहेगा। यानी कोई टाइम लिमिट नहीं उसमें दे रखी, कभी तक भी लगाया जा सकता है, चाहे 5 साल वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, 2 साल लगाया जा सकता है, 3 साल लगाया जा सकता है। तो वित्तीय आपात में अगर एक बार संसद ने अनुमोदन दे दिया है तो बाद में कितने भी समय के लिए उसे लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए वित्तीय आपातकाल लगा दिया, ठीक है लगा दिया, अब भारत के जो राष्ट्रपति है वह संघ के कार्यकलाप में जो मतलब सेवा करने वाले हैं, जैसे मान लो कोई राज्य सेवा में है या फिर कोई केंद्रीय सेवा में,
यानी कोई राज्य सरकार के अंतर्गत कर्मचारी है, जैसे मान लीजिए आप टीचर बनोगे, है ना, तो आप राज्य सरकार के कर्मचारी होगे। अगर मान लीजिए आप मतलब सीबीएसई के टीचर बनते हो तो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उस परिस्थिति में। या फिर मान लीजिए आप आईएएस होते हैं, आईएएस तो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति साहब है ना आपके वेतन में कटौती कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आईएएस के वेतन में कटौती कर सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे ये बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति साहब है ना वित्तीय आपातकाल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भी कम कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भी कर सकते हैं, यानी सबके वेतन कम करे जा सकते हैं। जो भी सरकारी सेवा में उन सबके वेतन वित्तीय आपातकाल की स्थिति में करे जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा था कि इनके वेतन को कम नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है, इनके वेतन को भी कम किया जा सकता है। ये कथन 2 में था, तो ये हमारा 2 कथन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कहा था इनके वेतन को कम नहीं किया जाएगा, जबकि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के जजों के वेतन को भी कम किया जा सकता है अगर वित्तीय आपातकाल हो तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति साहब के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाएगा। उम्मीद आप इसको समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने किसके पास पावर है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, राज्य की संसद या भारत का राष्ट्रपति? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राज्य का जो विधानमंडल है वो पंचायतों के संबंध में उपबंध करने के पावर है। यानी राजस्थान में जो पंचायतें उनके संबंध में मतलब चेंजेस करने हो तो किसके पास पावर होगी? तो विधानसभा के पास पावर होगी वो। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज किस प्रकार की प्रणाली है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज प्रणाली है वो त्रिस्तरीय प्रणाली है। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदड़ी गांव से पंचायती राज की ऑफिशियल शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त काल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? 2802 से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, 2400 से 1800 ईस्वी पूर्व, या निश्चित रूप से नहीं। तो इसका आंसर है सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है ना वो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुई है राजस्थान में भी कालीबंगा और विभिन्न स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये ना, और चुटका और कई स्थान है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो वहाँ पे घर किससे बनाए जाते थे? मुख्य रूप से ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो देखो इसका आंसर होगा वहाँ पे घर ईंटों से बनाए जाते थे। हमें कैसे पता? तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन में इस प्रकार का जो क्या बोलते हैं स्नानागार मिला है, और आपको देखो दिख रहा होगा ये क्या है, ये ईंटें तो है ना, सॉरी ये ईंटे की तरह दिख रही है ना, तो ये ईंट है। तो ये इस प्रकार कह सकते हैं कि वहां पे जो अवशेष मिले उनसे स्पष्ट तौर पे पता चल रहा है कि ईंटों का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। तो उनके घर भी ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, बिल्कुल करते थे। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि की पूजा की परंपरा चली थी जिसके लिए मंदिरों का निर्माण, अरे नहीं, हड़प्पा में मंदिरों की कोई बात नहीं हुई है। हड़प्पा काल में मंदिर थे ही नहीं है, मान के चलो। ये तो बाद में मौर्यंस आए, मौर्यंस के बाद में अगर बात करें, मौर्य काल में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ है भारत में, है ना। तो कह सकते हैं कि मंदिरों की परंपरा, मंदिरों निर्माण की परंपरा हड़प्पा में बिल्कुल नहीं थी। तो ये कथन तो गलत हो गया, तो हमें गलत कथन नहीं ढूंढना था। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो लेकिन आगे कथन देखते हैं। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, बिल्कुल उन्नत थी, और मृद भांड बनाए गए थे, वो भी चिकने और चमकीले, बिल्कुल सही बात है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। यानी मध्य एशिया से व्यापार स्थापित करने के लिए, मध्य एशिया माने तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश मध्य एशिया के देश है, ठीक है ना। इनसे व्यापार करने के लिए अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। जो चावल, मूंग, उड़द, तिल आदि इस काल में उगाए जाते थे, किंतु इस काल में आर्यों की मुख्य फसल, हम आर्यों की बात कर रहे हैं। आर्यन काल में देखो जो भी उगाए जाते थे, चावल भी, मूंग भी, उड़द भी और तिल भी, ये सारे उगाए जाते थे। लेकिन मुख्य फसल क्या थी आर्यों की? गेहूं और रागी, चावल और गेहूं, गेहूं और जौ और चावल। इसका आंसर ऑप्शन बी, चावल और गेहूं है वो आर्यों की मुख्य फसल थी। बाकी अन्य फसलें भी उगाई जाती थी, लेकिन मुख्य जो फसल थी वो चावल थे और गेहूं थी, किसकी? आर्यंस की। अगले प्रश्न देखो, आर्यों के जन्म स्थान के बारे में काफी मतभेद है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो
आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। इस बात पे ज़्यादातर विद्वान एक मत है। कब आए थे? लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से आए थे। और आर्यों का मूल स्थान क्या मान सकते हैं? मध्य एशिया। बाकी जो बाल गंगाधर तिलक साहब है ये क्या मानते हैं कि जो आर्यंस है वो आर्कटिक से आए थे। कहाँ से? आर्कटिक, जो उत्तरी भाग है ना, वहाँ से आए थे आर्य। और बाकी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है इस संबंध में। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, परंपरा, महाकश्यप, मोगलीपुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो महाकश्यप है ना वो पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष तो महाकश्यप हो गए। दूसरी के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप साहब पहली बौद्ध संगति के, सब्बकामी दूसरी के, मोगलीपुत्र तीसरी के और वसुमित्र अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। तो याद करो, महाकश्यप, सब्बकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। महाकश्यप, सब्बकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। कब हुई थी पहले बौद्ध संगति? तो आराम से याद कर सकते हो, 483 ईस्वी पूर्व। फिर दूसरी 383 ईस्वी पूर्व, 100 वर्ष का अंतर था। तीसरी 251 याद रखो जुआरी। और चौथी 78 ईस्वी में। तो आपको चौथी थोड़ी सी अलग लग रही होगी, बाकी तीनों आपको देखो अच्छे याद करने लायक डेटा है। 483, 383 और 251। और पहली बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पहली राजगृह, वैशाली, तीसरी जो अशोक के समय हुई थी ना वो पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई पहली। और इनका जैसे लेखक कौन है तो हम कह सकते हैं एक लेखक क्या उस समय शासक की बात कर रहा हूं। तो पहली की बौद्ध संगति के समय अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगति के समय कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगति के समय अशोक और चौथी बौद्ध संगति के समय कनिष्क शासक थे। यानी एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप, सब्बकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। स्थान पहली में राजगृह, दूसरी में वैशाली, तीसरी में पाटलिपुत्र, चौथी में कुंडलवन। और फिर समय की बात करें तो 483, 383, 251 और 78 ईस्वी। इस प्रकार से बौद्ध संगतियों को एक एक को आपको स्पष्ट तौर पे रट लेना है। आप में से 70% को विद्यार्थियों को इस बारे में कोई डाउट वैसे भी नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो 30% विद्यार्थी हमारे रह गए हैं, जो अभी भी थोड़ा बहुत जिनको डाउट है, वो प्लीज इसको स्पष्ट तौर से देख लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक का धम्म है एक सामान्य आचार संहिता है, सभी धर्मों का एक समान मिलन स्तर है, एक नैतिक व्यवस्था है, एक बौद्ध धर्म है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अशोक का जो धम्म है, धम्म मत माने धर्म, वो किस प्रकार का धर्म है? तो सभी धर्मों का एक समान मिलन स्थल इसे माना है। क्योंकि देखो अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दे दिया, इसके अलावा अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाएं बनाई थी, है ना। तो इसका मतलब अशोक अन्य धर्मों का आदर भी करता था। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश को किस वर्ष बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने सम्मान का जामा और विशिष्ट अधिकार प्रदान किए थे? इल्तुतमिश था ना, उसको बगदाद के खलीफा ने, उस समय खलीफा कौन था? अल मुंतसिर बिल्लाह ने सम्मान किया था, जामा और विशिष्ट अधिकार पत्र प्रदान किए थे। कब? 1226 में, 1227 में, 1229 या 1232। तो इल्तुतमिश को मतलब खलीफा से सम्मान मिला था 1229 में। कब मिला था? 1229 में इल्तुतमिश को खलीफा से सम्मान मिला था। और देखो इल्तुतमिश के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देख लेते हैं। देखो इल्तुतमिश है ना, उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो मोहम्मद गोरी ने कहते हैं कि मतलब दिल्ली पे बादशाह स्थापित की थी, लेकिन वो तो गद्दी पे बैठा नहीं। बाद में गुलाम वंश की स्थापना किसने? वो अपने गुलाम को बैठा के गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो क्या किया, वो उसने अपने आप को राजा माना ही नहीं, वो एक सेवक की तरह कार्य किया। बाद में इल्तुतमिश आया तो इसने अपने आप को शासक माना, राजा माना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इल्तुतमिश है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, अब प्रश्न आ सकता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। दूसरा कथन, इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 तक रहा। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद में इसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी थी, लेकिन हालांकि इल्तुतमिश के बाद में एक दूसरा बंदा बैठ गया था, बाद में रजिया बैठी थी। तो 1210 से 1236 तक शासनकाल रहा, 1210 से 1236। और इसको खलीफा से कब मिला था अधिकार? 1229 में। अब इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। कौन था? ये भी इसका गुलाम ही था और इसका दामाद भी था। और जिस समय ये दिल्ली का सुल्तान बना उस समय ये बदायूं का सूबेदार था। बदायूं यूपी में पड़ता है, एक जगह है, वहाँ का सूबेदार था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पूरा नाम क्या था इसका?
शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और इसके माता पिता मध्य एशिया के इल्बारी कबीले के तुर्क थे। मध्य एशिया में जो इल्बारी कबीला ना वहाँ के तुर्क थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को कैपिटल बनाया। और इल्तुतमिश है वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। यानी दिल्ली को कैपिटल बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? वो इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक दल 40 सरदारों का एक दल तुर्कान ए चहलगाह में बनाया था। तो मतलब 40 दल किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। और इसे इस जबान में क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगाह में कहते हैं। इसके बाद इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली प्रारंभ करे थे। तो एकता प्रणाली का क्या तात्पर्य होता है? धन के स्थान के मतलब धन के जगह मतलब जो भी कार्य करेगा उसमें वेतन देते हैं, वैसे उसकी जगह भूमि प्रदान करना, इसे कहते हैं एकता प्रणाली। तो एकता प्रणाली किसने प्रारंभ करी? तो एकता प्रणाली प्रारंभ करने वाला जो दिल्ली का सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। तो एकता प्रणाली वाला प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक वाला प्रश्न भी आ सकता है। और इसके अलावा दिल्ली को कैपिटल बनाने वाला पहला गुलाम शासक तो वो इल्तुतमिश था, ये प्रश्न भी आ सकता है। और 40 दल 40 ये बनाने वाला, ये भी प्रश्न आ सकता है। और इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश ने चांदी का तो टका चलाया और तांबे का जीतल का प्रचलन करवाया। और दिल्ली में टकसाल की स्थापना कराई। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का निर्माण कराया, मतलब खुद ही अपने मकबरे का निर्माण करवा रहा है। मकबरा शैली का निर्माण करने वाला कौन था भारत में? तो इल्तुतमिश था। और स्कृत शैली में बना भारत का पहला मकबरा माना जाता है। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को भी पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। और उसने सुल्तान गढ़ी का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, हमने देख लिए। बाकी आप पॉज करके एक बार, क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है तो फिर उन चीजों को तो देखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है किसी को भी। सुलह-ए-कुल की नीति का पालन कौन से मुगल सम्राट ने किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो सुलह-ए-कुल की नीति का पालन किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी, बिल्कुल सत्य है। इसमें भीलों ने राणा के समर्थन में युद्ध किया था, बिल्कुल सत्य है। राणा ने चावंड यानी उदयपुर के निकट अपनी राजधानी बनाई थी, बिल्कुल सत्य है। और चावंड को राणा ने राजधानी कब बनाई? ये सीईटी में प्रश्न भी आया था। इसके अलावा मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य राजपूत राज्य के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा था। मेवाड़ ने तो विरोध किया और कई सारे राजपूत राज्य ने भी विरोध किया था। देखो जोधपुर ने भी विरोध किया था। तो इसका आंसर तो ये चौथा नंबर तो गलत हो जाएगा ना। तो पहले दूसरे तीसरे सत्य है, क्योंकि जो चंद्रसेन जी थे उन्होंने अकबर का विरोध किया था। तो इसके कह सकते हैं कि अन्य राजपूत राज्यों ने विरोध नहीं किया, ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो ये कथन गलत हो जाएगा। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में कफन में कील बनकर रहेगा। यानी ये कथन किसने कहा था? क्या कह रहे हैं कि मतलब उन पे लाठी के प्रहार किए गए, तो उन्होंने कहा कि जो तुम लाठी का प्रहार मुझ पे कर रहे हो ना, ये मान के चलो कि ये तुम्हारे कफन की, ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में हर एक कील साबित होंगे। ये कौन कह रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल या भगत सिंह? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय साहब ने ऐसा कहा था। और इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। जब साइमन कमीशन भारत आया तब इन्होंने विरोध किया था, तब बाद में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज के कारण ये थोड़े दिनों बाद में मतलब शहीद हो गए थे। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी। लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी लाला लाजपत राय साहब ने करी। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? यानी क्रिप्स आया था ना भारत में, उसको भारत क्यों लाया गया? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती स्थिति और जापानी संकट, या उपयुक्त सभी कारण? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी कारण। देखो जो क्रिप्स था ना, ये 1942 में मार्च में आया था भारत में। कब आया? मार्च 1942 में। और उस समय जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, कौन था? चर्चिल ही था ना उस समय, विंस्टन चर्चिल। और ये मान के चलो कि ये हिटलर से भी बड़ा मतलब खराब व्यक्ति है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इसके कारण भारत के लाखों व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, कह सकते हैं ये। क्योंकि
क्योंकि जो विभाजन हुआ था ना उसमें चर्चिल का प्रमुख योगदान था, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से नहीं कह सकते लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से था। तो इसने क्यों भेजा था क्रिप्स मिशन को? क्योंकि देखो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव पड़ा था, जो ब्रिटेन के साथ, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में बाकी राष्ट्रों ने कहा कि आप इस प्रकार से कुछ करो कि भारत से सेना आए, तो मित्र राष्ट्रों का दबाव था, बिल्कुल था। गांधी जी का दृढ़ दृष्टिकोण भी था और युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति बिगड़ रही थी और उनको सेना की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से सारे ही कारण थे। और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में क्या टिप्पणी की कि आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त करना था। ये किसने कहा था? ये नेहरू साहब ने कहा था। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया था? केशव चंद्र सेन, दादाभाई नौरोजी, अरविंद घोष या रामकृष्ण परमहंस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन साहब ने ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया था। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय और उनकी हेल्प की थी द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आप द्वारकानाथ टैगोर को एक बार साइड में रखो। ये मान के चलो कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन साहब ने ब्रह्म समाज को आगे फेमस किया था। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? मतलब कौन थे जिन्होंने वैदिक धर्म को महानता का प्रतिपादन किया कि वैदिक धर्म महान है? तो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस? तो इसका आंसर ऑप्शन सी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, इन्होंने वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया था और इन्होंने कहा था कि रूढ़िवादिता को छोड़ो, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहना छोड़ो और वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था इन्होंने? दयानंद सरस्वती साहब ने कहा था कि आप लोग ये ऊंच नीच जात पात बांट रहे हो ना अपने आप को, इस प्रकार की मतलब घृणित मानसिकता से ऊपर उठो और वेदों की ओर लौटो और सबको समान मानो। तो ये जो वेदों को महान मानने का कार्य किया था, किसने किया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने किया था। वेदों की ओर लौटो नारा उन्होंने दिया था। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। ये कथन किसका है? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह? तो इसके कथन है अपने अरविंद घोष साहब का। उन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। ये कथन अरविंद घोष साहब का था। उग्रवाद की भावना को चरम पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा? मतलब देखिए भारत में उग्रवाद पनपा 1857 की क्रांति के बाद में। जो भारतीय थे ना वो मतलब थोड़े से उदार हो गए थे। क्रांति मतलब 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन वो उदारवादी तरीकों से वो उनको रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। लेकिन बाद में उग्रवाद का दौर हुआ, विभिन्न क्रांतिकारी हुए, कहीं बम फोड़े गए है ना, वो जो चौकियां थी उनको लूटा गया, इस प्रकार का कार्य हुआ। तो कौन सा मतलब जो ब्रिटिश वायसराय था जो इसका कारण बना था कि उससे मतलब उनको लगा कि इसका तो इलाज करना ही है? कर्जन, मिंटो, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन था ना, उसके कारण उग्रवाद की भावना चरम पे पहुंची थी। और बाद में क्रांतिकारी, बाद में जैसे हमारे चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे बड़े मतलब मातृभूमि के लिए अपने आप को अर्पण कर देने वाले महान क्रांतिकारी आगे उसी कड़ी में बढ़ते गए। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति को, जैसे हम तो कहते हैं ना राष्ट्र के मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय विद्रोह था, लेकिन कई लोग इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, डलहौजी, पेवेल या लिटन? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो कैनिंग है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। कब? जब 1857 की क्रांति हुई थी तब कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। 1857 का वह ऐतिहासिक दिन जब क्रांति की शुरुआत हुई, बता सकते हो? तो वो डेट थी भैया 10 मई 1857 को। कहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो क्रांति की चिंगारी अपने मेरठ से शुरू हुई थी और मेरठ में जगह पड़ती है सदर बाजार। सदर बाजार में लोग इकट्ठे हुए, भीड़ फैल गई, बाद में क्रांति की शुरुआत हो गई। निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि नहीं है? मतलब सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि नहीं है, कौन सी? व्याख्यान, गृह विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रयोजना विधि? तो इसका आंसर होगा जो गृह विधि है ना वो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि नहीं है। व्याख्यान विधि है, प्रयोगशाला विधि है या प्रायोजना विधि, ये तीनों तो है लेकिन गृह विधि नहीं है।
प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या था? शुरुआती स्तर पर कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति। तो शुरुआती स्तर पे कहानी, मतलब आपको इतिहास बताना है और आप शुरुआत से बता रहे हो तो सबसे पहले उसे कहानी के तौर पे पेश करो। कैसे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुरुआती स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका कहानी पद्धति होगा। कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, यानी व्याख्यान विधि का गुण कौन सा नहीं है? भाषण संबंधी योग्यता का विकास, अध्यापक के लिए सुविधाजनक, श्रवण कौशल का विकास या बाल केंद्रित विधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी बाल केंद्रित विधि व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। बाकी जो भाषण संबंधी योग्यता का विकास तो होगा व्याख्यान विधि से, बिल्कुल होगा। उसके बाद अध्यापक के लिए सुविधाजनक, अध्यापक के लिए सुविधाजनक रहता है क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, अपने ज्ञान को बस क्या कहते हैं उसको, ठीक है। और श्रवण कौशल का विकास, बिल्कुल श्रवण कौशल का विकास होता है क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ तो आप उसे सुन रहे हो तो आपके श्रवण कौशल का विकास होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन बाल केंद्रित विधि नहीं होगी, वो कहानी विधि, ये विधियाँ है ना, ये बाल केंद्रित होगी, व्याख्यान विधि नहीं होगी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर? आगमन, निगमन, स्रोत, प्रायोजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाती है। कौन सी विधि? आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा या प्रश्नोत्तर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। व्यवहारिक ज्ञान मतलब जब फील्ड में जाएगा, फील्ड में देखेगा, फील्ड में घूमेगा, तब उसको व्यवहारिक ज्ञान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा ही, फील्ड में जाने से ही व्यवहारिक ज्ञान होगा, अन्यथा व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। किताबी ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं लोगे। यानी इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, 5 तारीख का सीईटी का फॉर्म तो आपने सबने भरा होगा, 10+2 वाला, +2 वाला, मतलब 12th लेवल वाला। तो रीट के चक्कर में ये मिस मत करना। आपको एग्जाम सेंटर में जाना है, एग्जाम सेंटर में पेपर दे के आना है। कितनी भी बुरी तैयारी हो कोई दिक्कत नहीं, जाके पेपर जरूर दे के आना है। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तब तो काम कर ही दोगे। उससे क्या होगा कि एग्जाम सेंटर में जो आप गलतियां करते हैं ना, उसके बारे में हमें थोड़ा सबक मिल जाएगा। जैसे कई बार क्या होते हैं, बच्चे गलत वो मार्क कर देते हैं, लगाना था सी लगा दिया डी, पहले उत्तर मार्क कर लिया। इस प्रकार की कई सारी छोटी बारीकियां हैं। फिर बाद में एग्जाम सेंटर से जब घर आ जाओ तब 15 मिनट का समय लेना और अपने एकदम आराम से बैठना रूम में और बाद में देखना, लिखना अपने पेपर में कि क्या क्या गलतियां मैंने करी। और जब रीट वाला एक पेपर जब 26 तारीख से शुरू होगा और 1 तारीख तक चलेगा आप लोगों का, और जो SST वालों को कब है? 26 को है ना, 26 को या 27 को है। तो मतलब उस दिन गलती नहीं करनी है, गलती करनी है। और 12 जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो गलतियां अब भी नहीं करनी है। लेकिन जो रीट की कर रहे हैं उनको पेपर तो सीईटी वाला भी देखे आना है और उसमें देखना है कि क्या गलतियां कर रहे हैं। और रीट वाले दिन बाद में कोई गलती नहीं चलेगी भैया, ठीक है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों और साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है? प्रदर्शन विधि, परिभ्रमण विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रदर्शनी विधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? यानी एक शहर का, सिटी का स्कूल है, ठीक है, चैप्टर किसका चल रहा है? भूगोल, ठीक है, और जो टॉपिक क्या है? वनों के प्रकार। अब उसका परिचय देना है तो क्या करोगे? विद्यालय के समीप वन क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करोगे, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाओगे, या फिर वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे छोटे समूह में बांटोगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, यानी आप क्या करोगे? सिटी के बच्चे हैं, थोड़े तो एडवांस वैसे ही होते हैं, तो आप उनको डॉक्यूमेंट्री दिखाओगे, है ना। डॉक्यूमेंट्री दिखा दिया, किसी प्रकार का कोई वीडियो दिखा दिया और उसके माध्यम से वनों के बारे में वीडियो दिखा दिया, कहने का मतलब, तो उसके क्या होगा? तो आप उससे बच्चे एक बार रिलेट कर लेने लग जाएंगे, बाद में उसके ऊपर आप अपना व्याख्यान दे सकते हो। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम? यानी आपको बाजार विधि का परिचय देना है तो कौन सी विधि बेस्ट होगी? तो पाठ्य पुस्तक का पाठन और चर्चा, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, या मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो आपको अगर बाजार के विषय में बताना है, ठीक है, बाजार के विषय में बताना, और सबसे बेस्ट विधि कौन सी होगी? तो क्या बाजार के विषय में कौन बता पाएगा सबसे अच्छा? जैसे मान लीजिए इकोनॉमी से संबंधित टर्म है ना,
उसको कौन बता जाए, सबसे अच्छा कौन बता पाएगा? तो आप किताबें कितने पढ़ा दो, आपको इकोनॉमिस्ट आके बताएगा तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से बाजार के बारे में कौन ज़्यादा बेहतर बता पाएगा? एक दुकानदार बेहतर बता पाएगा। तो सबसे अच्छी विधि तो किसी दुकानदार को बुलाओ और उनको बताओ कि क्या बाजार में क्या होता है, वो सबसे बेस्ट विधि होगी। तो हमसे बेस्ट विधि पूछिए तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विद्यालय की अध्यापन विधि के तहत सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षा निम्नलिखित में से किस विधि में? पहले हमने विशिष्ट से सामान्य देखी, अब सामान्य से विशिष्ट देंगे, कौन सी होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, निगमन विधि, वो बेस्ट विधि होगी। ठीक है, और उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो लगातार पढ़ते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। एक हमने प्रस्तावना से संबंधित इससे संबंधित 1 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसमें प्रस्तावना को पहले लेटर से लेके हम भारत के लोग से अंगीकृत अधिनियमित तो आत्मर्पित करते तक पूरी बात उसमें बताई गई है 1 मिनट के वीडियो में। तो उस वीडियो को आपको एक दिन में 2-3 बार देखना है। 3 बार देखोगे तो 3 मिनट लगेंगे, और 3 दिन देखना है तो 9 मिनट लगेंगे, और 9 मिनट में क्या होगा, आपको प्रस्तावना कंठस्थ हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर में प्रस्तावना से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, और वो भी क्योंकि उसमें किस प्रकार के न्याय की बात करी गई है। तो आपको प्रस्तावना याद है तब तो आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने याद कर रखा है तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आपको वैसे ही याद है। लेकिन जिसको याद नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, उसको दिन में 3 बार देखो, 3 दिन देखो, 9 बार देखोगे, 9 बार में आपको प्रस्तावना कंठस्थ हो जाएगी। फिर प्रश्न आएगा कोई भी कि कौन सा शब्द उपयोग नहीं हुआ है, कौन सा शब्द उपयोग हुआ है, कोई भी प्रश्न आएगा प्रस्तावना से, जो मतलब प्रस्तावना देख के वो सॉल्यूशन हो जाता, तो फिर वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लगातार पढ़ते रहो और किसी प्रकार की ढील नहीं लेनी है, क्योंकि 27 तारीख यानी 27 तक आपकी एग्जाम है एसएसटी वालों की। तब तक 26 से 27 होगी शायद, तब तक आपको किसी प्रकार का 1 सेकेंड भी खराब नहीं करना है टाइम। ठीक है, थैंक यू।